Welcome to my class, students. We are doing footprints without feet, and the chapter is the book that saved the earth. And now we are doing the question answer session. Let's start. Why was the 20th century called the era of the book? तो 20th century को era of the book क्यों कहा गया? The 20th century was often called the era of the book. तो 20th century को हमेशा ही era of the book कहा गया. In those days there were books about everything. तो उन दिनों सब चीजों की किताबें हुआ करती थी. From ant eater to जुलूस, जुलूस से लेके ant eater से लेके जुलूस के बारे में हम जानकारी क्या है बुक से पाते थे. Books taught people how to and when to and where to and why to. तो जो बुक्स हैं वो हमें क्या बताती थी, हाउ टू कैसे, एंड व्हेन टू कब, वेयर टू कहाँ, और वाई टू क्यों. दे इलस्ट्रेटेड, एडुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड. तो वो इलस्ट्रेट भी होती थी, एडुकेट भी हमें करती थी, वो पंक्चुएटेड भी हमें करती थी, एंड इवन डेकोरेटेड, वो हम उनको डेकोरेट भी करते थे. हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी. तो किसने 21st सेंचुरी में अर्थ को इन्वेट करने का सोचा? तो द मार्शियंस ट्राई टू इन्वेट द अर्थ इन द 21st सेंचुरी. तो यहाँ हु की जगह आपको द मार्शियंस लिखना है. तो here it's a who and your answer is the Martians try to invade the earth in the 21st century. Now what guesses are made by think tank about the books found on earth. तो अर्थ पर जो बुक्स मिली थी उसके ऊपर गेसेस क्या की थिंक टैंक ने. थिंक टैंक गेसेस अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ आर दैट दे आर सैंडविचेस. तो उनको क्या बोला कि वो तो सैंडविचेस हैं. सेकेंड, तो नूडल ने क्या करेक्शन किया, मेंट फॉर कम्युनिकेशन. ये सैंडविचेस तो नहीं है लेकिन ये मेंट फॉर कम्युनिकेशन है. लेटर ही सेज दैट दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन. फिर कहा गया कि नहीं ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ये आई कम्युनिकेशन के लिए है. नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक्स बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स. जो नूडल है वो हमेशा थिंक टैंक के जो उसके आइडियाज होते थे वो उसको करेक्ट करता था बिना उसको नाराज किए. हाउ डज ही मैनेज टू डू दैट? वो कैसे कर पाता था? नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक. वो अवॉइड करता था कि वो उसको नाराज न करे. Whenever he has to say something contrary to what think tank has said, कि जब भी उसको कुछ अलग बोलना होता था, उसके विपरीत बोलना होता था जो think tank ने कहा है, he presents his thoughts by referring to them. वो कैसे वो उसको प्रेजेंट करता था कि जैसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो वो नहीं बोल रहा है लेकिन सच में नूडल्स के जो आइडियाज होते थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे. In this way he corrects think tank's errors without making him feel that he is being corrected. तो इस तरह से वो think tank के जितने भी गलत जो उसकी सोच होती थी उसको करेक्ट करता था बिना ये जताए कि वो करेक्ट कर रहा है. Noodle never gives a sense of inferiority to his boss. वो अपने बॉस को कभी भी छोटा नहीं फील करवाना चाहता था. He is always correct but pretends that every right information comes from the highly intelligent boss. वो हमेशा से ही सही होता था नूडल, लेकिन वो जब थिंक टैंक को वो बताता था तो वो कहता था कि किसी हाई इंटेलिजेंट बॉस की तरफ से मैंने ये सुना है या मैंने ये देखा है और ये आइडिया उसकी तरफ से आया है. If you were in Noodle's place, how would you handle think tank's mistake? अगर आप नूडल की जगह होते तो आप कैसे उसके थिंक टैंक के मिस्टेक को हैंडल करते? If I were in Noodle's place, I would have handled think tank's mistakes the same way as Noodle does. अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी शायद यही करती जैसे नूडल ने किया. It is never the right policy to annoy your boss, no matter how irritating the boss may be. तो आप ये कोई बहुत अच्छी राइट पॉलिसी नहीं है कि आप अपने बॉस को नाराज करें भले वो बहुत ही इरिटेटिंग हो. I would have rectified think tank's mistakes as politely as Noodle did. तो जैसे नूडल पोलाइटली बॉस के मिस्टेक्स को करेक्ट करता था तो शायद मैं भी वही करती. Do you think books are being replaced by the electronic media? क्या आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बुक्स को रिप्लेस किया जा रहा है? Can we do away with books altogether? क्या बिना बुक्स के हम सर्वाइव कर सकते हैं? Books are being replaced by the electronic media in a big way. बुक्स को बहुत ज्यादा पैमाने में बिग वे में रिप्लेस किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से. Most of the children no longer read story books and prefer to watch television and use internet. बहुत सारे बच्चे हैं जो बुक पढ़ना नहीं चाहते, वो इंटरनेट पे अपना समय ज्यादा स्पेंड करते हैं, टेलीविजन ज्यादा देखते हैं.
Although टेक्स्ट बुक्स आर स्टिल देयर, हालांकि टेक्स्ट बुक अभी भी है हमारे स्कूलों में, हमारे सिलेबस में, हमारे स्कूल के बस्तों में, बट दे में सून बी रिप्लेस बाय इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। लेकिन बहुत जल्दी ऐसा होगा कि उनको भी डिजिटलाइज कर दिया जाएगा और फिर वो जो बुक्स हैं वो सिर्फ लाइब्रेरी में रह जाएंगे। बुक्स हैव देयर ओन यूटिलिटी वैल्यू, लेकिन अगर आप बुक्स के बारे में आप पूछो तो उनके अपने एक वैल्यू है, यूटिलिटी वैल्यू है, बिकॉज वन कैन रीड अ बुक एट हिज ओन पेस, क्योंकि हम कभी भी बुक पढ़ सकते हैं। एंड अ बुक डज नॉट नीड टू बी पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, और अपनी जो फिजिकल बुक जो है उसको पढ़ने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, हम मोमबत्ती की रोशनी में भी पढ़ सकते हैं बुक। बट एज द टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग बाय एवरी डे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अ टाइम में कम एंड बुक्स विल बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, एक समय ऐसा आएगा शायद बुक जो है वो अतीत की चीज बन जाएगी। नो वी कांट डू अवे विद बुक्स ऑल टुगेदर। तो मेरी ये राय है कि बुक्स के बगैर हम नहीं हमारा नहीं गुजारा हो सकता, क्योंकि अगर हमारे बच्चे अगर डिजिटलाइज हो गए, लेकिन हम हमारे जो हमसे भी जो ज्यादा ओल्डर जनरेशन के हैं उनकी लाइब्रेरी में तो बुक्स जरूर रहेंगे। Why are books referred to as a man's best companion? क्यों बुक्स को इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना गया है? Which is your favorite book and why? आपकी फेवरेट बुक कौन सी है और क्यों है? Write a paragraph about that book. तो उस बुक के ऊपर एक पैराग्राफ लिखो। Books are known to be as man's best companion. हमेशा हम पैराग्राफ लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि बुक्स आर man's best companion, वो हमारा सबसे अच्छा साथी होता है। They help us to learn a lot of things, वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। They become our guide and friend, और बिना इरिटेट हुए, बिना हम पे गुस्सा हुए हमारा गाइड बनता है, हमारा फ्रेंड बनता है। They strengthen our imagination, वो हमारी इमेजिनेशन को मजबूत करता है। And improve our learning of the language, और हमारी लैंग्वेज की लर्निंग को भी बहुत इम्प्रूव किया जाता है, क्योंकि जब हम रीड करते हैं, हम बुक पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, तो हम हमारी इमेजिनेशन से उस कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं, और जब हम बुक पढ़ते हैं तो वो बेस्ट वे में लिखी हुई होती है जो भी स्टोरी होती है, तो हमारी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती है। मालगुडी डेज बाय आर के नारायण इज माई फेवरेट बुक। तो कौन सी मेरी फेवरेट बुक है? मालगुडी डेज है, जो आर के नारायण ने लिखी है। आई लव दिस बुक बिकॉज द मेन कैरेक्टर्स इन दिस बुक आर चिल्ड्रेन। मैं इस बुक को बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि इसमें बच्चों के बारे में लिखा गया है। The way child psychology has been explained gives me pleasure while reading this book. और जिस तरह से चाइल्ड साइकोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों की दुनिया जानने के लिए, एंड दैट्स व्हाई आई लव दिस बुक। आप अपने फेवरेट बुक लिख सकते हो, ये मैंने अपनी लिखी है। बोर्ड के क्वेश्चंस देख लो। लॉटा, आई कांट फिगर इट आउट। कैप्टन होल्डिंग अप अ बुक, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिक्यूलियर आइटम्स। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न। कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर मैं हूँ, मैंने 2000 ऐसी चीजें यहाँ देखी हैं, ऐसा लगता है कि ये कोई स्टोर रूम है। What could Lotta not figure out? तो लॉटा क्या नहीं समझ पाया? Lotta could not figure out what the book were because he had never seen a book before. तो उसको ये नहीं समझ में आया कि ये बुक्स होती क्या हैं, क्योंकि उसने कभी भी बुक्स देखी नहीं थी। Those are the books were because he had never seen a book before. Now, where was Lotta? Lotta था कहाँ? Lotta was at Centreville Public Library on Earth. वो धरती के Centreville Public Library पर था। Find the antonym of the word ordinary in the extract. तो ordinary का यहाँ पे antonym कौन सा है? उसका विपरीतार्थक क्या है? वो है peculiar. What part of speech is peculiar as used in the extract? तो peculiar कौन से part of speech में है, इस extract में use हुआ है? ये है adjective. It is an adjective. आप जब मेरे ग्रामर के सेशंस को आप जाओगे तो आप देखोगे कि वर्ड्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने एक्सप्लेन किया है एक सेशन में, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया है, तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। प्लीज गो थ्रू माय लैंग्वेज जितने भी ग्रामर सेशंस हैं, देयर यू विल फाइंड here peculiar is used as an adjective. Now second question, think tank think that earthlings are after him. What is the reason? क्या रीजन था कि think tank को लगा कि हम पृथ्वी बात से उसके पीछे पड़े? That is CBSE 2015. Think tank crew read about Humpty Dumpty's fall in the rhyme. उन्होंने राइम में पढ़ा Humpty Dumpty fall and showed the picture to think tank, और इसकी पिक्चर उन्होंने think tank को दिखाई। Think tank's head resemble that of Humpty Dumpty, और हम्टी डम्टी का पिक्चर आप देखे हुए हो, तो थिंक टैंक को लगा कि उसका जो बैलून हेड है वो जो अर्थलिंग्स है उन्होंने वो समझ लिया है।
दिस मेक्स थिंक टैंक फील दैट अर्थलिंग्स आर प्लानिंग टू इन्वेड मार्स। तो उसको ये समझ में आया, दिस इज मेड, उसको ये समझ में आया कि जो धरतीवासी है उन्होंने उसको देख लिया है, अब वो उस पर आक्रमण करके उसको बंदी बना लेंगे। How did one old book of nursery rhymes save the earth from a Martian invasion? कैसे एक राइम की बुक ने हमारे मार्शियन इन्वेशन से हमें बचाया। सेकेंड, हाउ डिड अ बुक चेंज थिंक टैंक्स ओपिनियन अबाउट द अर्थलिंग? कैसे एक बुक ने अर्थलिंग्स के बारे में जो थिंक टैंक की ओपिनियन उसको चेंज किया। दिस कम्स एट 2011 एंड 2014। नाउ कम्स द आंसर। दिस बुक वॉज टोटली मिसअंडरस्टूड बाय द मार्शियंस। वो जो बुक थी वो मार्शियंस के द्वारा मिसअंडरस्टूड की गई थी। द मार्शियन थॉट दैट अर्थलिंग्स आर प्लानिंग टू इन्वेड मार्स। उनको ये लगा कि जो हम धरतीवासी है वो उन पर आक्रमण करने वाले हैं। सो दे कैंसल द इन्वेजन ऑफ अर्थ एंड वेंट बैक। तो उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और वो चले गए। थिंक टैंक टोटली मिसअंडरस्टूड द बुक। थिंक टैंक ने पूरा ही मिसअंडरस्टूड किया। Phrases like shells, silver, garden gave him a false idea that earthlings grew silver and weapons. और जब उसने ये सारे वर्ड्स सुने, शेल, सिल्वर, गार्डन, तो उसको लगा जो अर्थलिंग्स है वो सिल्वर और वेपन उगा रहे हैं। He started thinking that earthlings are technologically very advanced. और उसको ये भी लगने लगा कि हाँ जो अर्थलिंग्स है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ नूडल एंड थिंक टैंक। तो नूडल और थिंक टैंक के कैरेक्टर्स को आप कंपेयर करो और उसके कंट्रास्ट को बताओ। नूडल एंड थिंक टैंक हैव कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। थिंक टैंक लाइक्स टू बी कॉल्ड द ग्रेट एंड द माइटी। थिंक टैंक अपने आप को ग्रेट और माइटी कहलाना बहुत पसंद करता है। ही ऑर्डर्स एंड कमांड्स। वो ऑर्डर देता है, कमांड करता है। ही इज द रूलर ऑफ मार्स, क्योंकि वो मार्स का रूलर है। बट हैज नो इंटेलिजेंस, लेकिन उसमें इंटेलिजेंस नहीं है। He thinks books to be sandwiches. वो बुक्स को सैंडविचेस समझता है। He is wrong about everything. वो सब चीजों के बारे में उसकी राय गलत ही होती है। He demands that the crew obey him. लेकिन वो डिमांड करता है जो क्रू है उसको obey करेगा। He likes to pass on others' idea as his own. और वो दूसरे के आइडिया को अपना बनाकर आगे प्रस्तुत करता है। He is a coward who simply boasts about his power. वो बहुत बड़ा डरपोक है और सिर्फ अपने पावर को ही बोस्ट करता है। नूडल, हिज अप्रेंटिस, इज वेरी क्लेवर एंड वाइज। लेकिन उसका जो नूडल अप्रेंटिस है बहुत क्लेवर है, वाइज है। ही करेक्ट्स द मिस्टेक्स ऑफ द रूलर। वो थिंक टैंक के सारे मिस्टेक्स को करेक्ट करता है वेरी जेंटली, बहुत ही जेंटली। ही नेवर टेक्स क्रेडिट फॉर हिज आइडियाज। वो अपने आइडियाज के ऊपर कभी कोई क्रेडिट नहीं लेता। बट ही ऑफर्स देम टू द रूलर वेरी जेंटली। और बहुत जेंटली वो अपने आइडियाज को किसी और का बोल के वो सामने रखता है। थिंक टैंक मेक्स देम एज हिज ओन। ये थिंक टैंक है वो उसके आइडियाज को अपना बता के वो आगे लोगों को बोलता है। द प्ले, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ कन्वेज द मैसेज दैट मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस रेसेस कैन कॉज कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो कहानी है ये क्यों कही गई है, इसका क्या मैसेज है? इसका मैसेज है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कल्चरल डिफरेंसेस के कारण, जो दो तीन जो रेसेस होते हैं, कई जातियों के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं, कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, वो कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं क्योंकि हम उन चीजों को समझते नहीं है। और इंडिया जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो यहाँ बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे कल्चर डिफरेंसेस हैं। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द प्ले, राइट हाउ सच कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट कैन बी चेक्ड सो दैट पीस एंड हार्मनी इज मेंटेन। तो इस कहानी के ऊपर बेस करके आप बताओ कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी चेक्ड, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जा सकता है और पीस एंड हार्मनी मेंटेन की जा सकती है। द कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ थिंक टैंक occurs due to the literal interpretation of the nursery rhymes in the book Mother Goose. मदर गूस जो है उसके जो राइम्स का जो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ था उसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। टू एंश्योर दैट कॉन्फ्लिक्ट्स आर चेक्ड टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी, तो ये देखने के लिए कि पीस एंड हार्मनी बनी रहे, तो हमें अगर कॉन्फ्लिक्ट दूर करना है, कल्चरल डिफरेंसेस शुड बी सॉर्टेड आउट। तो जितने भी कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको हमें दूर करना पड़ेगा बाय इनिशियली सेंडिंग मेच्योर एंड वाइज पीपल फ्रॉम वन कल्चर टू द अदर। तो इसके लिए हमें मेच्योर एंड वाइज लोगों को दूसरे कल्चर के लोगों से मिलाना पड़ेगा ताकि वो एक अंडरस्टैंडिंग बना सके। और हमारा जो युद्ध है टू स्टैब्लिश कॉन्टैक्ट बिफोर डिसाइडिंग टू वेज वार, और युद्ध छिड़ने से पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मामला सलटा सके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेंड मेच्योर एंड वाइज पीपल।
थिंक टैंक हैज सेंट एन इनिशियल प्रोब. थिंक टैंक ने भेजा तो था अपना क्रू मेंबर, बट द क्रू मेंबर्स ऑफ द प्रोब आर नॉट सफिशिएंटली इंटेलिजेंट. लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं थे. और मैच्योर टू अंडरस्टैंड अर्थ कल्चर, अर्थ के कल्चर को समझने के लिए मैच्योर भी नहीं थे. दैट इज वाई दे लिटरली इंटरप्रेट द नर्सरी राइम. तो उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया, सिर्फ वर्ड्स पे गए, वो उसके अंदर के भाव को नहीं समझ पाए. एंड कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग द माइंड ऑफ थिंक टैंक. और थिंक टैंक के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. So what have we learned? We have learned the question answer of this chapter. Now the chapter comes to an end. Your syllabus comes to an end now. Go through this, have a revision and prepare for your board exam. Thank you.